हे गाइस, टावर गॉड की इस न्यू एक्सप्रेशन वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो हमने देखा एक तरफ तो एंडोर्सी ने बैम को बचा लिया, जिसके सामने काइजर खुद आ गई थी फाइट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ एंडोर्सी तो हमें ये पता लगा कि काइजर भी एक जहाज प्रिंसेस बनने वाली थी और 10 फैमिली से बिलोंग करती है। वहीं दूसरी तरफ बैम ने और कून ने साफ मना कर दिया कि वो एंडोर्सी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें भी काइजर का नाम चाहिए रेचल के पीछे जाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फाइट में उलझा पड़ा एक बॉस के साथ, जहाँ पे उसे बहुत ही कड़ी टक्कर मिल रही है, यहाँ तक कि वो खूना खून हो रखा है और स्टोरी अब पहले से काफी इंटरेस्टिंग भी हो गई है। तो स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले नीचे वाले बटन को दबा दीजिए ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाए। और अब देखते हैं स्टोरी में आगे। स्टोरी की स्टार्टिंग ही होती है एंडोर्सी और बैम के उस मूवमेंट के साथ, जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। तो बैम के मना करने के बाद एंडोर्सी उससे पूछती है क्या तुम्हें भी केजर का नाम चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों। जब बैम उसे दोबारा एक्सप्लेन करता है और कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना कि ट्रेन पर मैं यूरी जहाज से मिला था और उसने मुझे कहा कि मैं उसके साथ फ्लोरो डेथ पर तभी आ सकता हूँ जब मैं काइजर का नाम अपने साथ लेकर आऊँ, और इसीलिए मुझे ऐसा करना ही होगा। और बैम यहाँ तक भी कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी सिचुएशन क्या है एंडोर्सी, लेकिन मेरे लिए काइजर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे हर हाल में फ्लोरो डेथ जाना ही है, और इसीलिए मैं काइजर का नाम तुम्हें नहीं लेने दे सकता। एंडोर्सी थोड़ा सा अपना फेस एक्सप्रेशन चेंज कर लेती है और उससे पूछती है मैं मर भी जाऊं क्या तब भी तुम मुझे लेने नहीं दोगे। मैम कुछ कह पाता है इससे पहले एंडोर्सी कहती है क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तब तक जब तक तुम रेचल के पीछे जा सकते हो। जब मैम थोड़ा सा शर्मा गया था और कह रहा था नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं है। एंडोर्सी उसे लगातार पुश करते हुए कह रही थी तो इसका क्या मतलब है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। जब मैम कहता नहीं नहीं मैं वो भी नहीं कर सकता। अब एंडोर्सी को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, वो कह रहे थे कि हम बार बार एक ही बात में आगे पीछे नहीं जा सकते और इस सेम चीज पे बहस भी नहीं कर सकते, और अगर ऐसा है तो मैं ऐसे फोर्सफुली अपना काम करवाऊंगी और मैं तुम्हें अपना सर्वेंट बना के रहूंगी। उसने अब बैम के कमर पे हाथ डाल दिया था। दूसरे रूम में कून के सामने हासू खड़ा था, जहाँ कून कह रहा था यहाँ से जाने के लिए मुझे तुम्हें हराना पड़ेगा। हासू कहता है बिल्कुल ठीक समझे, क्योंकि तुमने ही तो कहा कि हम कम्पीट कर रहे हैं काइजर के नाम के लिए। अगर हम कंपटीशन में हैं तो तुम्हें यहाँ से इतने आराम से तो नहीं जाने दिया जा सकता, क्योंकि तुम कंपीटिंग टीम के मेंबर हो। समझाने की कोशिश भी करता है कि हमें कम्पीट करना चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए, और वैसे भी तुम्हें काइजर का नाम चाहिए, तुम्हें मेरे से क्या मतलब है। लेकिन हात्सु इन चीजों को नहीं समझता और कहता है एक ही बात है, क्योंकि हम काइजर का नाम तब तक नहीं स्टील कर सकते जब तक वियोल हमारे साथ ना हो। अगर तुम जबरदस्ती यहाँ से जाने की कोशिश करोगे तो हमें जबरदस्ती तुम्हें यहाँ पे रोकना पड़ेगा अपनी ताकत का यूज करके। और अब कून भी अपने लाइट हाउस से एक नाइफ निकाल लेता है, ये कहते हुए कि तुम्हारे साथ यही दिक्कत है, क्योंकि बातचीत से तुम कोई चीज नहीं समझ पाते। वो भी तब जब मैंने काफी क्लियर तरीके से तुम्हें ये समझाने की कोशिश की। सिविशन दोनों को रोकने की कोशिश करता है कि तुम दोनों अभी इस लड़ना बंद करो, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन हात्सु का ये कहना था कि इसको एंडोर्सी के बारे में पता है कि उसकी जान पे खतरा है, लेकिन फिर भी ये मानने को तैयार नहीं, और इतना रीजन काफी मेरे लिए लड़ाई के लिए। हात्सु ने यहाँ तक याद दिलाता है कि इसने तुम्हारी हेल्प की थी फक से एस्केप करने के लिए, जब वर्कशॉप बैटल में बैम को तुम्हारी जरूरत थी, और जब एंडोर्सी को जरूरत है तुम लोगों की तो तुम उसे अपना पेट दिखा रहे हो। जिसमें कून जब थोड़ा गुस्सा हो गया था, उसे कहता है तो तुम क्या चाहते हो कि हम वापस से बैम को फक के अंदर भेज दे, इसलिए कि हम एंडोर्सी को बचाएं। और इसी के साथ इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, चंद दोनों के नाइफ और तलवार आपस में टकराते हैं। सिविशन समझ जाता है कि मामला हाथ से निकलते जा रहा है, क्योंकि इन दोनों की कभी नहीं बनती और ये आपस में कुत्ते लोग तरह लड़ते रहते हैं। सिविशन भी जानता था कि या तो एंडोर्सी या अन्ना के लेवल का कोई पर्सन इन दोनों को रोक सकता है। वहीं कून हात्सु का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम हमेशा अपनी तलवार को बहुत केयरलेसली यूज करते हो, और कून यहाँ पे बहुत ही खतरनाक मूव के थ्रू हात्सु को उसके साइड पे एक खतरनाक स्लैश देता है। और वो यही नहीं रुकता, वो अपने लाइट हाउस का यूज करके अपने वेपन का साइज और बढ़ा लेता है, जिसका नाम था एमराल्ड स्वॉर्ड। और हात्सु इसको देख के थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, ये सोचते हुए कि अगर इसका वेपन काफी खतरनाक होता तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता था। और इसीलिए वो ये एनालाइज करता है कि उसे पहले लाइट हाउस के जितनी भी शील्ड है उसको तोड़ना पड़ेगा। और हम देखते हैं बहुत एक कूल मूव जिसका नाम था डांस ऑफ द घोस्ट फिश द 7 शॉट। और इसी के साथ ही वो अपना एक मूव चलता है जिसका नाम था द एसेंट ऑफ ड्रैगन, जो सब चीजों को काट के रख देता है कून के आसपास। हात्सु को ऐसा लगता है कि उसको एक ओपनिंग मिली है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन कून से सरप्राइज कर देता है एक लोअर किक मार के, जिसके हात्सु दूर जाके गिरता है। लेकिन खाने के बाद भी वो सीधे उठ जाता है और उसे एक और जोरदार पंच मारता है, जिससे खून के मुंह से भी खून निकल आता है। इन दोनों की फाइट के बीच में कोई विनर डिसाइड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दोनों ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से लड़ रहे थे। यहाँ पे कून इसकी तारीफ करते ये भी कहता है कि बहुत ही इम्प्रेसिव है तुम्हारी स्किल, जो तुम मुक्को में एक 10 फैमिली के मेंबर से भी सीधे लड़ पा रहे हो। लेकिन वो ये भी कहता है कि इतना काफी नहीं है मुझे यहाँ रोकने के लिए,
जिसमें हासू कहता है मुझे पता है और इसलिए मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है। शिवशु अभी भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे हासू मन में सोच रहा था कि एक तो ये 10 फैमिली के अगेंस्ट एक मेंबर से लड़ रहा है, उसके बाद उसके पास लाइट हाउस का भी सपोर्ट है, तो फिजिकली उसको किसी तरीके से डोमिनेट नहीं कर सकता। और इसीलिए उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था और वो था एक सिंगल शॉट में से किसी बॉडी पार्ट को काटना जिससे ये फाइट कर रहा है। और इसीलिए वापस से डांस ऑफ द घोस्ट फिश का यूज करके एक बहुत ही खतरनाक स्लैश मारता है। कून भी अपने मूव को चल लेता है, लेकिन एंड रिजल्ट ये निकलता है कि कून जमीन पे गिरा हुआ दिखता है। आंसू के गाल पर स्लैश आया था, वहीं पे कून को हम देखते हैं जो वापस खड़ा हो गया। उसके हाथ से खून बह रहा था, जो कह रहा था कि तुम मेरे को काट तो नहीं पाए हाथ, लेकिन मैं भी तुम्हें अच्छे से नहीं हरा पाया। लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी मैं ही जीता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। और कौन जाते उससे बस इतना ही कहता है, मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि तुम केजर का नाम चुराने की कोशिश मत करो, लेकिन अगर तुम बाम का यूज करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जिंदगियों को भी दाव पे लगाना होगा। उस कमरे से बाहर निकालते हुए बस वो इतना ही कहता है, क्योंकि मैं अब और ज्यादा नहीं देख सकता किसी और को बैम का यूज करते हुए। और जैसे ही कून अपने रूम में पहुंचता है, रेबिटर नोटिस करती है कि उसके हाथ से खून गिर रहा था और उसे पूछता भी है क्या कि तुम्हारे ऐसे खून क्यों बह रहा है, जिसपे कून उसे बोलता है कि अपने एक दोस्त से थोड़ा सा लड़ाई में भिड़ गया था। तो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था रेबिटर के लिए, क्योंकि कौन भला अपने दोस्त से इस तरह से लड़ता है कि उनके हाथों से खून आ जाए। और कून के पूछने पर कि बैम कहाँ पर है, रेबिटर उसे बताती है कि प्रिंसेस थोड़ी देर पहले ही उसे अपने साथ एक रूम में ले गई थी। कून समझ जाता है क्या चल रहा है और हम देखते हैं एंडोर्सी को, जिसने बैम के पीठ पे हाथ रख रखा था, जो कह रही थी कि अगर ऐसे घी नहीं निकलेगा तो मैं उंगली टेढ़ी कर लूंगी। और वो उसके पीठ पर हाथ रख के नेम स्टीलिंग का प्रोसेस चालू कर देती है। जब बैम एंडोर्सी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि बातचीत समय इस मामले को सुलझा लेना चाहिए, लेकिन एंडोर्सी पे लगी वो सवार था। वो कह रही थी अपना मुंह बंद रखो, मैं तुम्हें बाय फोर्स अपना सर्वेंट बनाऊंगी। एंडोर्सी यहाँ तक कह रही थी कि अगर सोचा जाए एक तरीके से तो मैं तुमसे पूछ भी की रही हूँ, ये तो नेम हट स्टेशन है और जब तक मैं तुम्हारा नाम चुरा लेती हूँ तब तक कुछ मैटर नहीं करता। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एंडोर्सी बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं थी। और तभी वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते सुन के कि पीछे से कोई दरवाजा तोड़ के आ जाता है और वहाँ कोई और नहीं बल्कि कून और रेबिटर थे। तो चिल्लाते हुए कह रहा था क्या तुम क्या कर रही हो बैम के साथ। एंडोर्सी उसको देख के कहती है तुम मुझे इंटरप्ट क्यों कर रहे हो बीच में। क्या कून कहता है मुझे तुम्हारी सिचुएशन समझ में आ गई है और मैंने सारी बातचीत कर ली है तुम्हारे दोस्तों से कि तुम्हें भी काइजर का नाम चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते और हम तुम्हें एंडोर्सी काइजर का नाम नहीं लेने देंगे, इसलिए बैम को जाने दो। एंडोर्सी के वापस पूछने पर कून कहता है बिल्कुल सही साथ सुनने, हम बिल्कुल भी तुम्हें काइजर का नाम नहीं लेने देंगे। एंडोर्सी यहाँ तक कहती है लेकिन मेरी जिंदगी इस पर डिपेंड करती है, जिस पर कून उसे कहता है मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं होने देना सकते क्योंकि प्रिंसेस यूरी ने हमें भेजा है, तभी हम फ्लोर ऑफ डेथ पर जा सकते हैं अगर हम काइजर का नाम ले आए। और सिर्फ एक यही कंडीशन है जिसके थ्रू उसे कन्विंस कर सकते हैं हमें फ्लोर ऑफ डेथ पर ले जाने के लिए। और अब एंडोर्सी का दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि वो कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पागल हो, मेरी जिंदगी यहाँ पे लाइन पे है और तुम ले चले पीछे जाना चाहते हो। रेबिटर ये सब देख के डर के पीछे छुप गई थी, ये कहते हुए कि प्रिंसेस को गुस्सा आ गया। और यहाँ पे एंडोर्सी को कहता है कि मुझे फ्लोर ऑफ डेथ पे जाना है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि रेचल वहाँ पर है, बल्कि ये एक तरीके से मेरे लिए भी जर्नी है। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और मेरे ट्रू सेल्फ के बारे में सिर्फ वहीं से पता लग सकता है, क्योंकि जो थ्रोन मेरे पास है वो वहीं से आया था और नॉन रेगुलर्स के बारे में भी वहीं से कोई क्लू मिल सकता है और मैं अपने ट्रू सेल्फ को भी ढूंढ पाऊँ शायद कि मैं असल में हूँ कौन। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें खोना चाहता हूँ एंडोर्सी। और हम देखते हैं बैम काफी कॉन्फिडेंट होते हुए कहते हुए कि चाहे कुछ हो जाए मैं कल तक कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा जिसके थ्रू तुम जिंदा भी रह सको और हमें काइजर का नाम भी मिल जाए। एक लंबी सी सांस लेते हुए एंडोर्सी कहती है तुम लोग की प्रेजेंस की वजह से मैं यहाँ की हवा में स्टुपिडिटी फील कर पा रही हूँ और मेरी किस्मत शायद ज्यादा अच्छी होती किसी स्टैचू को समझाने में रिलेशनशिप एडवाइस को लेके, ना कि तुम लोगों से बात करके, क्योंकि तुम लोग कुछ पता ही नहीं है क्या यहाँ पे चल क्या रहा है। वो बैम को कहती है जो आंसर तुमने दिया मैं वो नहीं चाहती, इस तरह की प्रॉमिस जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि कल क्या होगा। और अंत में वो बैम को सिर्फ इतना कहती है कल 5 बजे से पहले डिसाइड कर लो कि तुम मेरे हेल्प करोगे या फिर रेचल के पीछे जाओगे। और अगर तुम रेचल के पीछे जाने का डिसाइड करते हो तो मैं बाय फोर्स तुम्हें हरा कर तुम्हारा नाम चुराऊंगी, तो अपने आप को तैयार कर लो। और उसके ठीक बाद हम देखते हैं रेबिटर, कून और बैम को वहां से बाहर निकलते हुए। और अब कून भी थोड़ी राहत की सांस लेता है, ये सोचते हुए कि चीजें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई जितना उसने सोची थी। यहाँ तक कि सिचुएशन को उसे अच्छे से हैंडल करना चाहिए था, गर्मी में उसने भी कुछ ज्यादा ही बोल्ड स्टेप ले लिए। मैम अब नोटिस करता है कि कून के हाथ से खून निकल रहा था, जिसके बाद उससे पूछता भी है, जिस पे कून से बताता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, बस हल्का सा कट है। और बैम से पूछता है चीज अब काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या सोचते हो तुम। जिस पर बैम कहता है कि सबसे पहले तुम्हें काइजर का नाम चुराना है और उसके बाद हमें कोई तरीका निकालना है जिससे एंडोर्सी भी जी सके।
ऐसे तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते कि अगर ये आइडिया एंडोर्सी को पसंद ना आए, जिस पर कून भी एग्री करता है कि ऐसे तो उसके दिमाग में भी कोई स्ट्रेटजी नहीं आ रही, लेकिन उसे इस चीज को तो कंसीडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एंडोर्सी को अपना एनिमी बना देते हैं तो उनके लिए इस टास्क को कंप्लीट करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। जहाँ कून अपने मन में सोच रहा था कि हमें वापस से इनसे फाइट करनी पड़ेगी जैसा कि हमने फ्लोरो टेस्ट पे किया था, लेकिन ये काफी डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि उन्हें साथ ही साथ काइजर को भी हराना है। और अब वापस सी शिफ्ट होके दिखाता है हमें गैलरी में, जहाँ पर काइजर के सामने थी उसके सबसे लॉयल सर्वेंट, जिससे वो पूछती है क्या तुम्हारी ट्रिप अच्छी रही। लेकिन इससे पहले ही वो दोनों मिस्टेस लड़कियां उसका मजाक उड़ाते कहती है ये भला अच्छी ट्रिप कैसे हो सकती है, क्योंकि लॉर्ड काइजर ज्यूल ग्रेस का नाम चुराने में फेल हो गई। और हम देखते हैं इन दोनों की बातचीत में जो सोच रहे थे कि आखिर स्लेयर कैंडिडेट एंडोर्सी की मदद क्यों कर रहा है, जहाँ वो ये भी सोचते हैं क्यों ना इस कनेक्शन को फाइंड किया जाए और इसका यूज करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए बिना उसका नाम को चुराए हुए। और वो दोनों मिस्टेस लड़कियां ये भी कहती है कि वो अपने पिता को अपनी फैमिली में इस बारे में बताना चाहते हैं। वहीं काइजर को उसकी लॉयर सर्वेंट बताती है कि 10 बॉसेस में एक ने उसके ऑर्डर को वायलेट किया है और वो जाके नो नेम एरिया में वियोल के एक टीम मेंबर से फाइट कर रहा है। और उसके पूछने पर उसे बताया जाता है कि वो इनिटिया एरी है। अब काइजर की हंसी छूट जाती है और मन में सोचती है कि वो गधा, उसको तो मुझे कभी 10 बॉसेस में एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था, ये हमेशा मेरे लिए परेशानी क्रिएट करता है। अल्फाइन यहाँ पे काइजर से पूछती है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या मैं जाके उसे यहाँ ले आऊं, जिस पर काइजर कहती है नहीं छोड़ो उसे, क्योंकि उसका मानना था शायद इनसे चीजें और सही हो जाए कि 10 बॉसेस अपने एरिया में छुपे हुए हैं और अब वो उन्हें ऑर्डर करने वाली है कि वो जाके नो नेम एरिया को इन्वेड कर दे और हेल्प करे इनिटिया की फाइट में, क्योंकि अब इनका गोल चेंज हो गया है। ये चाहती है कि वो वियोल के टीममेट्स को कैप्चर कर ले इससे पहले कि वियोल की मदद करने के लिए आए इस फाइट में, जहाँ अभी भी इनिटिया और रैक फाइट कर रहे थे। जब काइजर अपना प्लान एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि वियोल ने सारे नो नेम रेगुलर को अपनी तरफ कर लिया, तो इसीलिए हमें भी उससे कुछ चुराना चाहिए और इसीलिए हम उसके साथियों को बंदी बना लेंगे और हम उन्हें नीलाम करेंगे ऑक्शन के अंदर। जहाँ पे उसी मोमेंट पे रैक जो एरी के साथ फाइट कर रहा था अपने मन में सोच रहा था कि यहाँ चीजें सही में सीरियस है और मुझे उन लोग को बताना होगा कि यहाँ पे चीजें कितनी ज्यादा क्रूर और मर्सीलेस है। जहाँ हम देखते हैं इनिटिया का एक पागल सा लोग, जहाँ वो मॉन्स्टर जैसा लग रहा था और हंसते हुए कह रहा था तुम सही में बहुत लंबे टाइम तक टिके रहे। जब हमें रैक से एक आखिरी बात बताई जाती है कि उसे इस टर्टल का स्वॉर्ड ही नहीं दिख रहा और इसी के साथ रैक अब लड़ाई में थोड़ा सा पिछड़ रहा था। इनिटिया इस चीज से काफी इम्प्रेस था और उसे बताता है कि यहाँ पर आज तक सिर्फ 2 ही लोग ऐसे थे जो इतने लंबे टाइम तक टिके रहे इसके सामने शॉर्ट फाइट में। वैसे यहाँ तक भी पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई एनिमल इंस्टिंक्ट है जिसकी वजह से तुम अभी तक बचे हुए हो। वही रैक अपने मन में सोच रहा था कि इस टर्टल ने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं इस शॉट को डॉज तो कर रहा हूँ अपने इंस्टिंक्ट का यूज करके, लेकिन मेरी भी एक लिमिट है और ये ब्लेड मुझे अलग अलग रास्तों से फॉलो करते हुए अटैक करती है, चाहे मैं इससे बच क्यों ना जाऊं और उसके ब्लाइंड स्पॉट पे अटैक करने की कोशिश क्यों ना करूं, ये शॉट कहीं ना कहीं से आके सीधे मेरे गर्दन पर अटैक करती है और इसीलिए इस टर्टल पर डैमेज करना बहुत डिफिकल्ट है। तभी पीछे से आवाज सुनाई देती है हे एलिगेटर तुम ऐसे खड़े क्यों, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। और हम देखते हैं योन को और मिस्टर स्वॉर्ड्समैन को जो दोनों अपना अपना अटैक एरी की तरफ कर देते हैं। और हम वापस देख पाते हैं उस रूम में जहाँ पे हात्सु और शिशु बैठे थे, जहाँ पे हात्सु थोड़ा सा गुस्सा था और कह रहा था कि वो कभी भी चीजों को समझाना आसान नहीं करता। मुझे पता था वो काफी सेल्फिश बंदा है, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा तो अपने दोस्त की जान को बचाने से मना कर देगा और उसे पीठ दिखा के चला जाएगा। मैं सही में काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। लेकिन शिशु जो गैलरी पे खड़ा था वो कहता है बस बहुत हुआ हार्ट्स, वैसे भी ये हमारी गलती है शुरुआत में। लेकिन हात्सु कभी सर में नहीं आया था कि जब कून को सब पता लग गया हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, फिर भी हमारी मदद करने से क्यों मना कर रहा है। जिसमें शिशु से कहता है कि ये मना नहीं कर रहा है बल्कि एक तरीके से वो एक बाउंड्री सेट कर रहा है। हात्सु थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है तो ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं ऐसी सिचुएशन में जहाँ वो लाइन ड्रॉ कर रहा है जो उसके फ्रेंड की जान खतरे में है। और यहाँ शिशु कहता है हम उसके दोस्त नहीं है हार्ट्स। और ये सुन के काफी ज्यादा शॉक हो गया था हात्सु। जहाँ शिशु कहता है कि हम बाम के दोस्त हैं वियोल के दोस्त नहीं। शिशु काफी सीरियस हो गया था और कहता है मुझे पहले से ही पता था कि वियोल वो बंदा है जो एंडोर्सी को बचा सकता है, ना कि बाम, क्योंकि वो लड़का जो फर्स्ट स्लेयर है वो गॉड बनने के लिए बना है। लेकिन ये नाम सालों पहले वर्कशॉप बैटल के साथ ही खो जाना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था। और अगर हम सच में बैम के दोस्त हैं तो हमें किसी भी हालत में वियोल की मदद नहीं मांगनी चाहिए थी, चाहे हालत कितने भी खराब हो जाए। लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। वहीं इसी मोमेंट पे हम दूसरी तरफ फाइट देखते हैं जहाँ पे योन मिस्टर स्वॉर्ड्समैन सब लड़ने में लगे थे। अब ब्लैक ने भी उन्हें नोटिस कर लिया था कि फ्लेम थ्रोअर टर्टल यहाँ आ गई है, लेकिन इनिटिया उनके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक लॉन्ग रेंज शॉट अटैक करता है। वहीं पे रैक इन दोनों पे गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो, ये टर्टल मेरा शिकार है, तुम्हें इसे बीच में मत आना चाहिए, जो इतने टाइम बाद मुझे एक बहुत अच्छा शिकार मिला है।
योन को कुछ भी समझ नहीं आता, जहाँ पे रैग गुस्से में उसे कह रहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से निकलो, क्योंकि इस टर्टल को तो मैं खुद पकड़ने वाला हूँ। सुन के योन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, उसे डांटते हुए कहती है तुम क्या बकवास करने में लगी हो, हमने यहाँ पर इसलिए आया था कि हम तुम्हारी मदद कर सके। लेकिन रैग कहता है ये सब भूल जाओ और यहाँ से भागो, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बैटल के अंदर मारा ही क्यों ना जाऊं, बस मुझे अकेला छोड़ दो। वहीं अब इनिटिया इनसे पूछता है मैंने सुना था कि योन फैमिली का एक मेंबर यहाँ आया है, क्या वो तुम हो? जो अपने मन में सोच रहा था कि ये आग की लपटें थोड़ी सी खतरनाक होने वाली हैं, लेकिन योन को समझ में नहीं आया कि कैसे इसने अपनी शॉर्ट से एक आग को ब्लॉक कर लिया। और अब वो उसके बालों को भी नोटिस करती है जो कि वाइट थे, और वो समझ जाती है कि पक्का एरी फैमिली से ही बिलोंग करता है। जहाँ पे इनिटा कह रहा था कि तुम सबसे ज्यादा डेंजरस हो, इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें ही खत्म करूंगा। जहाँ ब्लैक भी नोटिस करता है कि इनिटा को कुछ भी नहीं हुआ इन दोनों अटैक से जो कि योन ने और शॉर्ट्समैन ने किया था, और वो सोचता है कि चलो शिकार पे वापस लग जाते हैं। वही शॉर्ट्समैन जो उसके साथ था चिल्लाता कहता है मैं किसी को माफ नहीं कर सकता जो कि एक औरत को हार्म करे, और अपने वेपन को इग्नाइट कर देता है, जिससे वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। रैग भी इसको देख के चिल्लाता है नहीं मेरा शिकार। लेकिन जैसे दूर हटती है हम देखते हैं इनिटिया को, जो कि बिना किसी स्क्रैच के वहां पे एकदम ठीक खड़ा था। वो समझ गया था कि स्वॉर्ड कोई आर्म स्वॉर्ड नहीं है बल्कि इग्निशन वेपन है, और उसे समझ नहीं आता एक रेगुलर के पास भला इतना खतरनाक वेपन कहाँ से आएगा। उनका एटीट्यूड देख के उसे काफी गुस्सा आ गया था, क्योंकि पूरी टीम ही एरोगेंट लोगों से भरी पड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ काफी टाइम बाद हम देखते हैं रून को, और उसके पीछे जो रेगुलर उसे फॉलो कर रहे थे। एक रेगुलर से पूछता भी है मुझे लगता है वहाँ पे कोई बैटल चल रहा है, जिसमें रून कहते हैं हाँ मुझे पता है, और इसीलिए मैं इस रास्ते आई ताकि मैं उन्हें अवॉइड कर सकूं। और रून उन्हें यहाँ तक सलाह देती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो बस मुझे फॉलो करो और उस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर दो। हम लोग नोटिस करते हैं कोई इनके पीछे जासूसी कर रहा था जंगल में छुपकर, जहाँ पर साची और बोरो लोग जा रहे थे। और ये पर्सन अपने मन में सोच रहा था कि सही में साची बेकर है और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि आज तक तो कभी भी स्टेशन पे नहीं रुका। अब हम देख पाते फेस इस पर्सन का जो कि 10 बॉसेस में से एक था, जहाँ से समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि काइजर ने उन्हें ऑर्डर दिया था इन लोगों को कैप्चर करने का। वह पर्सन मल्टीपल वॉइसेस से अपने दिमाग में बात कर रहा था, जिसका एक दिमाग उसे बोलता है कि मैं इसे जानता हूँ, ये एक्सट्रीमली पावरफुल है, मैं इसे ट्रेन पर बहुत बार देखा है और हम इसे नहीं पकड़ सकते कुछ भी करके, वो भी तब जब इसके पास और भी साथी हो। लेकिन वो ये भी कहता है कि जो लोग इनिटिया से फाइट कर रहे हैं वो तो बचने वाले नहीं है, तो हमें इन्हें कैप्चर करके काइजर के पास ले जाना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं इनिटिया को जो कि कुछ पी रहा था। यहाँ पे बाकी लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर वो कर क्या रहा है। वहीं पे स्वॉर्ड्समैन अपनी स्वॉर्ड को लेकर आगे बढ़ जाता है उसको खात्मा करने के लिए, लेकिन इस बार जैसे वो अटैक करता है एरी उसको अपने हाथों से ही काफी दूर फेंक देता है उस इग्निशन वेपन को, जो कि काफी पावरफुल था। और इसे देख के सब सरप्राइज हो जाते हैं कैसा कैसा पॉसिबल है। वहीं वो शॉट दूर जाके जमीन में गिर जाती है, और इनिटिया यहाँ पे कहता है कि जो शॉट तुम्हारे पास है उसके लिए तुम्हारी ग्रिप काफी ज्यादा कमजोर है। डॉन चिल्लाते हुए कहती है स्वॉर्ड्समैन उसके अटैक को डॉज करो, लेकिन उसका कोई टाइम नहीं था क्योंकि इनिटिया उसके काफी क्लोज था और अपना पूरा अटैक स्वॉर्ड्समैन के ऊपर करता है। जहाँ पे यॉन भी उसके ऊपर अटैक करती है पीछे से, लेकिन स्वॉर्ड्समैन के पास बहुत ही कम टाइम था, और इससे पहले कि वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ पाता इनिटिया वहाँ पे आ जाता है और स्वॉर्ड को ले लेता है, क्योंकि इस मोमेंट पे काफी मासूम सा बच्चा लग रहा था देखने में। और रैग इसको देख के समझ जाता है कि एक्चुअली में ये बच्चा इस इग्निशन वेपन के पीछे था। यॉन भी ये चीज समझ जाती है। वहीं पे इनिटा सोच रहा था कि इस इग्निशन वेपन को कैसे यूज करे। जैसे स्वॉर्ड्समैन उसे पकड़ने की कोशिश करता है इनिटा चिल्लाता है इग्नाइट। तब स्वॉर्ड्समैन को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने अपने फर्स्ट ट्राई में इस चीज को पॉसिबल कर दिया, जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और जब दूर हटती है हम देखते हैं मिस्टर स्वॉर्ड्समैन को जो कि बहुत बुरी हालत में था, और उस पूरी जगह पे एक बहुत बड़ा गड्ढा भी हो गया था। वही इनिटिया को मजा आ गया था इस शॉट को यूज करके, क्योंकि वो सोच रहा था ये तो ऑसम चीज है। ये समझ गई थी कि उनके लिए अब चीजें और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गई है, क्योंकि एरी फैमिली के हाथ में इग्निशन वेपन पड़ना चीजों को काफी ज्यादा डेंजरस कर देता है। वही रैक मन में सोच रहा था कि इस इडियट के चक्कर में इतना खतरनाक वेपन उसके हाथ में चला गया और शिकार अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। वही वे इनिटिया बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह जैसे कोई नया खिलौना ट्राई करते हैं शॉट को ट्राई कर रहा था, और हवा में से चलाते सोच रहा था कि इसे कैसे स्लैश करना है। और वो सोच रहा था कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इसे अच्छे से यूज करने में, और इसीलिए वो सबसे पहले ट्राई करता है इसे रैक के ऊपर, ये कहते हुए कि सबसे बड़ी परेशानी को मैं सबसे पहले दूर करूंगा, जो कि था रैक। लेकिन काफी सरप्राइज हो जाते हैं तब जब वो अपने शॉट को घुमा देता है यॉन की तरफ, और यॉन उस अटैक को अपनी फायर का यूज करके ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं था और उसे ये अटैक लग जाता है, और हम देखते हैं उसे दूर जाते गिरते हुए। वहीं पे इनिटिया वापस से अपनी उसी ड्रिंक को पी रहा था जिसको पी के पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया था, और अब वो काफी ज्यादा हंसते हुए इन लोगों का मजाक भी उड़ाने लगा था।
और वो इन्हें कहता है कि मेरी दारू भी पैसे ज्यादा से टेस्ट करने लग गई जब मेरे हाथ में एक अच्छी स्वॉर्ड आ गई, और मुझे जाकर काइजर को इसके बारे में जरूर बताना चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास काइजर जैसा ही अच्छा वेपन है। जहाँ योन अब खून में लथपथ थी और मन में सोच रही थी कि एकदम से कैसे गायब हो गया, जैसा कि एरी फैमिली के यूज करने की वजह से ऐसा हुआ हो कि इग्निशन वेपन अब पहले से अलग डिफरेंट बिहेव कर रहा है। वहीं पे एनीटिया अपने मन में सोच रहा था कि अब मेरे पास ये स्वॉर्ड है तो क्यों ना मैं ही केजर को इस फेस्टिवल के अंदर चैलेंज कर दूं। लेकिन इसी मोमेंट पे एकदम से एक बहुत ही बड़ा पंच एनीटिया के ऊपर आता है जिसे वो भी भाप नहीं पाया था पहले से, और वो दूर जाके गिरता है और हम देखते हैं रैक को जो कि वापस से अपने ओरिजिनल साइज में आ गया था और अब चीजों को सीरियस ले रहा था। रैक अब सीरियस होकर कहता है, टर्टल तुम कुछ ज्यादा ही अपनी औकात से बढ़ के बातें कर रहे हो, जो कि एक शिकार को नहीं करना चाहिए। लेकिन ईटन भी काफी खुश हो गया था उसको देख के कि वो साइज में और भी बड़ा है। वहीं काफी टाइम बाद हमें दिखाते हैं कि अगले दिन की सुबह हो चुकी है और रैक सामने पड़ा है और इनिटिया अभी भी खड़ा है जिसके मुंह पे काफी खून था और हाफ रहा था। जहाँ वो इन तीनों को पड़ा हुआ देखता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि ये सही में काफी ज्यादा स्ट्रांग था। उसकी तारीफ करते हुए ये भी कहता है कि उसने रैक की एक बार चीख तक नहीं सुनी। जहाँ सामने हम देखते रैक को, योन को, सभी को पड़े हुए जो कि जमीन पे बेहोश थे। दूसरी तरफ कून, रेविटर और बैम कहीं जा रहे थे। जहाँ कून बैम से पूछता है, तू इतना दिमाग लगा कर क्या सोच रहे हो इतने गंभीर सिचुएशन में। तो बैम कहता है कि मैं एंडोर्सी के बारे में सोच रहा हूँ कि मैं कहीं उसके साथ ज्यादा कुछ गलत तो नहीं कर रहा। और वो ये भी कहता है कि एंडोर्सी के पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें तो उसके हिसाब से तो हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि उसकी जिंदगी दाव पर है जो सभी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं इस टीम मोमेंट पे एंडोर्सी अपने कर्मे में काफी ज्यादा गुस्सा थी और कह रही थी वो लोग सही में गधे हैं, इडियट है। लेकिन वहीं बैम के माइंड में एक दूसरी चीज भी चल रही थी कि चाहे कुछ हो जाए उसे एक बार रेचल से मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जानना चाहता है कि उसके अंदर वो पावर क्या है और वो आखिर कहाँ से आया है और वो क्या करने के लिए इस टावर के अंदर प्रेजेंट है और आखिर उसका एम क्या है, उसका ट्रू सेल्फ क्या है। क्योंकि वो बिना सोचे समझे अब किसी की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी वजह से किसी और की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। और वो ये रीजन ढूंढना चाहता है कि आखिर ये पावर उसे ही क्यों मिली, और अगर ये पावर सभी को हैप्पी बनाने के लिए उसे मिली है या शायद उसकी डेस्टिनी ये है कि वो गॉड बने और सभी लोगों को खुश रखे, तो ये कितना अच्छा होगा कि वो सभी लोगों के ड्रीम्स को पूरा कर दे। और यही दोनों बातें उसके दिमाग में चल रही थी। जहाँ कून इतनी सारी बातें सुन के शॉक हो गया था और उससे कहता है कितना अच्छा है कि अगर हम ह्यूमन ही बने रहे, जिसको बैम भी समझ नहीं पाता। जहाँ पे कून कहता है मैं तुम्हें पूरी तरह से समझ तो नहीं सकता, लेकिन जितना मेरे को समझ में आता है गॉड बनना उतना मजेदार भी नहीं, क्योंकि उसे बाकी लोगों के लिए जीना पड़ेगा और तुम वैसे भी एक ह्यूमन भी हो बाम। आखिर क्या बुराई है किसी को बचाने में अगर तुम उसे बचाना ही चाहते हो, और अगर तुम गॉड बन गए तो तुम्हें सभी को बराबर ट्रीट करना पड़ेगा, लेकिन तुम एक ह्यूमन हो और यही तुम्हारी पावर है बैम। बैम किसी कश्मकश और मुश्किल भरे टाइम पर और कून की इस फिलॉसफी पे कि कैसे ह्यूमन रहना ज्यादा अच्छा है गॉड से, टावर गॉड की इस एक्सप्रेशन वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आने वाले वीडियोस में आप जान पाओगे क्या बैम वो रास्ता ढूंढ पाएगा या नहीं जिससे एंडोर्सी की जान भी बचा ले और काइजर का नाम भी चुरा पाए, क्योंकि उसे फ्लोर ऑफ डेथ पर जाना है। और क्या काइजर का वो सीक्रेट उसे पता लगेगा या नहीं जो एंडोर्सी ने उसे नहीं बताया। वहीं दूसरी तरफ क्या एंडोर्सी काइजर का नाम चुराने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, और बैम को ऐसा करने से कैसे रोकेगी। तो ये सभी चीजें जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को ज्यादा शेयर करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए। तब तक के लिए बाय गाइस।